हेलो एवरीबॉडी। यह है क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 10 और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट बुक हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। और आपको मैं बता दूं, मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की प्रीफर करता हूं पढ़ाने के लिए, क्योंकि आपका जो बोर्ड होता है एग्ज़ाम बोर्ड पैटर्न उसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं वो टेक्स्ट बुक से ही सेट किए जाते हैं। आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देख सकते हैं। तो आप टेक्स्ट बुक की अच्छे से रीडिंग लगाएं। हेल्प गाइड्स जो होती हैं आपकी हेल्पिंग बुक्स वगैरह उनकी आप ले सकते हैं थोड़ी सी हेल्प। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। इससे पहले हमने क्लोरोएल्कली प्रोसेस, सोडियम क्लोराइड का ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था। देन लेट्स वी स्टार्ट। यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड या ब्राइन। हमने पहले पढ़ा है कि क्लोरीन जो गैस होती है वह सोडियम क्लोराइड के ब्राइन के इलेक्ट्रोलाइसिस से में प्राप्त होती है। दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। और वही क्लोरीन गैस हमारे ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। और ब्लीचिंग पाउडर को स्लैग्ड लाइम हमने पहले पढ़ रखा है, फर्स्ट चैप्टर से हमारे पास बार बार आ रहे हैं और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इनके जो कॉमन नेम है और केमिकल नेम है, केमिकल फॉर्मूले हैं, इनको बहुत अच्छे से लर्न कर लें, सीख लें, याद कर लें। ठीक है, तो ये हमारा स्लैग्ड लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस होता है। देन इस पर हम क्लोरीन गैस फ्लो करवाते हैं तो हमारा बन जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। साथ में वाटर भी फॉर्म होता है। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका केमिकल नेम है। द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, और इसकी जो एक्चुअल कंपोजिशन है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अभी 10th स्टैंडर्ड पर आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है ब्लीचिंग पाउडर का कॉमन नेम क्या है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, केमिकल नेम क्या है और उसके यूज़ क्या क्या है ना। ये 3 चीज़ों के अलावा आपको चौथी चीज़ नहीं पूछेगा, तो आप इनको अच्छी तरह से नोट कर लें। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, और इसी तरह से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन इनमें पूछे जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड, ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है हमारी, कपड़ा उद्योग, उसमें ये कॉटन और लिनेन को ब्लीच करने में। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, पेपर फैक्ट्रीज में वुड पल्प, हमारा जो पेपर होता है वह वुड पल्प से बनता है और उसका रंग थोड़ा गंदा सा होता है, भूरा भूरा होता है, ब्राउन कलर में, येलो कलर में, तो उसको बिल्कुल वाइट कलर देने के लिए उसको ब्लीच किया जाता है और वहाँ पर हमारा ब्लीचिंग पाउडर काम आता है। इसके अलावा फॉर ब्लीचिंग वास्ट क्लॉथ इन लॉन्ड्री, हमारी जो लॉन्ड्री होती है, जहाँ कपड़े धुलने जाते हैं, वहाँ लॉन्ड्री में भी ब्लीचिंग पाउडर को धुले हुए कपड़ों की ब्लीच करने के लिए, उन पर क्लफ लगाने के लिए यूज किया जाता है। देन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने चैप्टर 1 में पढ़ रखा है पहले। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऐसे केमिकल्स और सब्सटेंस जो किसी दूसरे केमिकल को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कई केमिकल फैक्ट्रीज में, केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज में लिया जाता है। देन टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर को हम डिसइंफेक्ट करने के लिए, उसके जर्म्स को किल करने के लिए भी इसका ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। देन आवर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सॉल्ट इज़ बेकिंग सोडा, हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सॉल्ट है बेकिंग सोडा। द बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज, ना अच्छे चरके खट्टे मीठे पकौड़ाज बनाते हैं अपने किचन में, तो उसमें हम बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, खाने का सोडे का यूज़ करते हैं। समटाइम्स इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, और कभी कभी यह भोजन को जल्दी पकाने के लिए, फास्टर कुकिंग के लिए यूज किया जाता है। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका जो केमिकल नेम है वह क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें HCO3 माइनस ना, HCO3 माइनस जो होता है इसको हम बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं,
है ना, या हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन कहते हैं। तो जब ये सोडियम के साथ जुड़ता है तो ये बन जाता है NaHCO3, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स, और इसको भी हम सोडियम क्लोराइड के यूज़ के द्वारा बनाते हैं। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 मिलकर हमारे अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं ना। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें 4 रॉ मटेरियल्स हमारे या रिएक्टेंट्स यूज होते हैं। NaCl, H2O, CO2, NH3, ये भी हमारा कॉमन साल्ट के यूज से ही बनता है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि कॉमन साल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंडस्ट्रीज। सो सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा यहाँ बन गया है। देन डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.14। हमने ऊपर एक्टिविटी की थी और उसमें एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट और न्यूट्रल साल्ट के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये जो हमारा NaHCO3 बनता है यहाँ पर, ये कैसा साल्ट होगा, क्या ये एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। तो हम इसमें आसानी से समझ सकते हैं कि कैन यू कोरिलेट वाई इट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड। क्या आप यहाँ पर इसको कोरिलेट कर सकते हैं किसके साथ, कि हमने पहले रिएक्शन पढ़ी थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसमें बेस को एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो क्या आप उसको इसके साथ जोड़कर देख सकते हैं। इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट। ये हमारा एक नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये जब रिएक्शन होती है और फॉर्मेशन होती है तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट रिएक्शन लिखी गई है, लेकिन जो इंटरमीडिएट प्रोसेस है वो आप बाद की क्लासों में पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप इतना समझ लें कि जब हम NaHCO3 को तोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर ये पता चलेगा कि NaOH से हमारा सोडियम आयन इसमें आता है और H2CO3, ये H2CO3 से हमारा कार्बोनेट आयन आता है और दोनों के मिलने से NaHCO3 बनता है। तो ये जो हमारा कार्बोनिक एसिड है H2CO3, ये हमारा एक वीक एसिड है और NaOH हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के मिलने से हमें पता है कि ये एक बेसिक साल्ट बनता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यह एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, है ना। ये बेसिक साल्ट है, इसलिए हम एंटासिड के रूप में यूज कर सकते हैं और हमारे जो पेट में एसिडिटी हो जाती है उससे हम पेन वगैरह से रिलीफ इसमें पा सकते हैं। और जो इसमें रिएक्शन होती है कुकिंग के दौरान, हम इसको भोजन को पकाने के लिए या क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के लिए यूज करते हैं, चरपरे और कड़क एकदम आइटम बनाने के लिए। तो वहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है वही आपको देखना है। सोडियम बाइकार्बोनेट when heated it converted into sodium carbonate H2O and CO2। यह सोडियम कार्बोनेट वाटर और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये CO2 गैस रिलीज करता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ गॉट वेरियस यूजेज इन द हाउस होल्ड। ये हमारे घरेलू कार्यों में, किचन में कई तरह से ये यूज़ होता है। यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा, इसके क्या क्या यूज़ हैं। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर which is a mixture of baking soda, sodium hydrogen carbonate and a mild edible acid such as tartaric acid. When baking powder is heated or mixed in water, the following reaction takes place। तो बेकिंग सोडा का यूज़ हम बेकिंग पाउडर को बनाने में करते हैं और यहाँ पर बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। वह जब बेकिंग पाउडर पूछा जाता है तो बेकिंग सोडा के बारे में ही लिखकर आ जाते हैं। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में थोड़ा अंतर होता है। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा का हम यूज़ करते हैं, ये बात ध्यान में रखिए, है ना। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है हमारा, यह बेकिंग सोडा और एक किसी एसिड, जैसे कि हमारा टार्टरिक एसिड होता है ना, इसको एडिबल बोलते हैं। एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, है ना, ऐसा एसिड जिसको हम खा सकते हैं। तो हमारा एडिबल एसिड है टार्टरिक एसिड, इसके साथ हम बेकिंग सोडा को मिलाकर बेकिंग पाउडर बनाते हैं। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। और जब बेकिंग पाउडर को हीट किया जाता है या इसको हम पानी में मिलाते हैं तो क्या रिएक्शन होती है। आपने ऊपर देखा है कि हमारा जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये बेसिक साल्ट होता है, बेसिक नेचर होता है। तो जब ये एसिड से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर एक तो साल्ट बनना ही है, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, साथ में CO2 और वाटर भी ये रिलीज़
करता है ना। तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में हमारे CO2 गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो ये कारण है कि हम केक और कुछ ब्रेड वगैरह दूसरी चीज़ें पकौड़ा बनाने में इसका यूज़ करते हैं और दूसरे खाने के आइटम में इनको खमंड वगैरह में डालते हैं। तो उससे क्या होता है, जो फूड आइटम होता है वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाता है, वो फूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर CO2 गैस ट्रैप हो जाती है अंदर, वह उसको फुला देती है ना। गैस अंदर बनेगी तो आइटम फूलेगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, है ना। ये भी हमने ऊपर बात की है कि ये थोड़ा बेसिक होता है इसका नेचर, तो इस वजह से ये एंटासिड के रूप में यूज किया जा सकता है। और एंटासिड आपके बार बार शुरू से चैप्टर में वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट है एग्जाम के लिए, MCQs के लिए, कि एंटासिड क्या है, ये कहाँ यूज होते हैं और किन किन चीज़ों को आप एंटासिड के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करें, एंटासिड को लर्न करें, भूलें नहीं। बीइंग एल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड इन स्टोमक एंड प्रोवाइड रिलीफ, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई यू कैन यूज सोडियम बाइकार्बोनेट एज एन एंटासिड। आप सोडियम बाइकार्बोनेट को एंटासिड के रूप में क्यों यूज कर सकते हो? तो क्योंकि यह एल्केलाइन होता है। और एल्केलाइन क्यों होता है? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड के मिलने से बनता है। तो यह ज़्यादा एसिड जो हमारे स्टोमक में होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें रिलीफ, आराम देता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ना। बहुत अच्छा यहाँ पर एक टॉपिक है ये। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर वे यंत्र होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे हम आग को बुझाते हैं। तो आग को बुझाने के लिए हमें CO2 गैस यहाँ पर मिल जाती है, क्योंकि जब इसमें इसकी हमारे सोडा की सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिड की रिएक्शन होती है तो CO2 रिलीज होती है। तो जो बेकिंग सोडा होता है वह CO2 प्रोड्यूस कर पाता है, तो हम इसको एक फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि भाई सोडियम बाइकार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है घूम फिर कर वो CO2 के ऊपर आते हैं कि जब ये एसिड सोडा, हमारा जो बेकिंग सोडा होता है, जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो CO2 भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसीलिए वो ब्रेड, पकौड़ाज और केक को राइज कर देता है, फुला देता है, उनको सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना देता है, और साथ में वो फायर को भी एक्सटिंग्विश कर पाता है, बुझा पाता है। देन वॉशिंग सोडा, नेक्स्ट हमारा साल्ट है वॉशिंग सोडा। अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3.10H2O, जिसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। और ये भी देखिए आप, सोडियम क्लोराइड से ही प्राप्त किया जाता है। You can have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda। हमने ऊपर ही अभी रिएक्शन की थी कि सोडियम कार्बोनेट को हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करके प्राप्त करते हैं। ये देखिए रिएक्शन यहाँ पर, इस रिएक्शन में हमने देखा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने हीट किया है तो क्या बना है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बना है ना। तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, और उस सोडियम कार्बोनेट को जब हम वाटर के साथ वापस ठंडा करते हैं, धीरे धीरे रिक्रिस्टलाइज करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मिल जाता है ना। ये इसका केमिकल नेम है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका का मतलब होता है 10 और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, है ना। तो यहाँ पर 10 वाटर के मॉलिक्यूल है, इसलिए हम इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, और यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि जहाँ कहीं भी ऐसे डॉट लगाकर H2O लिखा जाता है तो उसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं ना। इसी के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। What does 10H2O सिग्निफाई? यहाँ पर 10H2O क्या हमें निर्देश देते हैं, उनसे हमें क्या पता चलता है? डज इट मेक Na2CO3 वेट? क्या ये हमारे सोडियम कार्बोनेट को गीला कर देते हैं? वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट सेक्शन। हम इसको आगे नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ने वाले हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस, है ना। तो सोडियम कार्बोनेट भी और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों हमारे लिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, केमिकल्स में बहुत इम्पोर्टेंट और यूजफुल ये इंग्रेडिएंट्स हैं।
यूजेज ऑफ वाशिंग सोडा का यूज कहाँ किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा इज यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, है ना, ध्यान रखिए इसको। ग्लास की इंडस्ट्रीज में, सोप बनाने में और पेपर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। इसके अलावा इसको बोरेक्स बनाने में भी यूज किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। और वॉशिंग सोडा है, धोने का सोडा, धावन सोडा हम इसको बोलते हैं। तो यह हमारे जो डोमेस्टिक पर्पस में धोने के काम आने वाली चीज़ें होती हैं, साबुन, डिटर्जेंट्स वगैरह, इनको बनाने में भी इसे यूज किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये पानी में हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे कि जो पानी में यदि हम डिटर्जेंट डालते हैं तो वह ज़्यादा अच्छे से सफाई कर पाता है, क्योंकि अगर पानी में कोई हार्डनेस होती है किसी साल्ट की वजह से, हार्डनेस क्यों होती है? जो पोटेशियम और कैल्शियम के साल्ट होते हैं, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, उनकी वजह से पानी हार्ड हो जाता है ना। तो पानी को उसको वापस नॉर्मल बनाने के लिए, उसकी हार्डनेस रिमूव करने के लिए हम उसमें डिटर्जेंट वगैरह डालते हैं और वे अच्छे से हमारे कपड़ों को साफ कर पाते हैं। तो डिटर्जेंट्स में ही मेनली ये हमारा वॉशिंग सोडा यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट्स रियली ड्राई। हमारे जो साल्ट होते हैं क्या वे वास्तव में सूखे होते हैं, ड्राई होते हैं? जैसे कि हमने ऊपर बात की है, सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट में 10 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, तो वहाँ वाटर के मॉलिक्यूल क्या इंडिकेट करते हैं, क्या वो गीला है? तो एक्टिविटी 2.15 देखते हैं। हीट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। आपको कुछ टुकड़े लेने हैं, क्रिस्टल लेने हैं कॉपर सल्फेट के, और ये बहुत अच्छे हमारे कलर इसका आता है। और आप यहाँ डायग्राम में इसको मैं दिखा देता हूँ, आपने देखा नहीं होगा तो, है ना, आप इसको देख पा रहे होंगे कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स कितने अच्छे दिखाई देते हैं, बहुत अच्छा ब्लू कलर इनका होता है। और ये ब्लू कलर वास्तव में वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण होता है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को हम CuSO4.5H2O लिखते हैं, ठीक। व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। और जब हम इसको गर्म करते हैं, हीट करने के बाद, तो इसका कलर हमारा वाइट हो जाता है। कैसा हो जाएगा? इसका कलर बाद में वाइट हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा? डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉटल बॉइलिंग ट्यूब। और साथ में आप, ये बॉइलिंग ट्यूब है, इसकी सतह पर अंदर की तरफ आप कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिलेंगी। वेयर हैव दिस कम फ्रॉम। ये पानी की बूंदें कहाँ से आई? 8 to 3 drops of water on the sample of copper sulfate obtained after heating। और हीट करने के बाद आप इसमें वापस 2-4 बूंदें अगर पानी की डालेंगे तो वापस इसका कलर कैसा हो जाएगा क्रिस्टल का हमारे? क्योंकि ये पाउडर के रूप में है ना, सॉल्यूशन तो बनेगा नहीं, 2-3 ड्रॉप में रहेगा तो क्रिस्टल के फॉर्म में, लेकिन क्रिस्टल का कलर कैसा हो जाएगा? वापस ब्लू कलर का हमें क्रिस्टल यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं? इस द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर। क्या कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर हमें वापस प्राप्त हो जाता है ना? तो हमने बता दिया कि जैसे हम पानी की बूंदे डालते हैं, हमें कॉपर सल्फेट में वापस ब्लू कलर देखने को मिलता है। तो ये जो एक्टिविटीज़ हमारी बीच बीच में आ जाती हैं, इन पर बेस भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और इनको आपको अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि इसमें जैसे कि यहाँ पर ये एक्टिविटी है तो इसमें क्वेश्चन बन जाएगा कि व्हाट विल हैपन व्हेन यू हीट कॉपर सल्फेट इन अ टेस्ट ट्यूब, है ना। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि जब हम उसको गर्म करते हैं तो उसका ब्लू कलर लॉस्ट हो जाता है और सरफेस पर हमें इंटरनल सरफेस पर हमें पानी की ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं, है ना। तो आपको इससे क्या सीखने को मिला? तो इससे सीखने को मिला कि हम जो पानी देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब की इनर सरफेस पर, वह हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, जो कि किसी भी साल्ट में या क्रिस्टल में उसके अंदर ही पैक हो जाता है, जिसके बारे में अभी वो पढ़ने वाले हैं। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो कॉपर सल्फेट हमें बिल्कुल सूखे दिख रहे थे क्रिस्टल के रूप में, सॉलिड रूप में, एक्चुअली उनके अंदर क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाया जाता है। तो जहाँ कहीं पे भी आप इस तरह से .5H2O, .10H2O, .2H2O ऐसे साल्ट अगर लिखे हुए देखते हैं, पाते हैं, फार्मूले उनके होते हैं, तो इसका मतलब उस साल्ट के अंदर या क्रिस्टल के अंदर हमारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। When we heat crystals
दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड द साल्ट टर्न्स वाइट। जब हम इसको हीट करते हैं क्रिस्टल को, तो जो वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है और साल्ट हमारा वाइट हो जाता है। इफ़ यू मॉइस्चर द क्रिस्टल अगेन विद वाटर, यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल रीअपियर्स। और जब आप क्रिस्टल को वापस गीला करते हैं, उनमें 2-3 बूंदे पानी की डालते हैं, तो क्या पाते हैं कि क्रिस्टल का ब्लू कलर वापस रीअपियर हो जाता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ साल्ट। तो यहाँ पर हम 5H2O, 10H2O या 2H2O लिख रहे हैं, है ना। तो ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल के साथ फिक्स नंबर होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के, ये कम ज़्यादा नहीं होते हैं। जब वो क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं तो वह इन फिक्स नंबर के साथ ही वहाँ पाए जाते हैं। 5 water molecules are present in one formula unit of copper sulfate। कॉपर सल्फेट का यहाँ पर फार्मूला दिया गया है CuSO4.5H2O। तो एक कॉपर सल्फेट के फॉर्मूला यूनिट के साथ एक मॉलिक्यूल के साथ 5H2O यहाँ पर पाए गए हैं। नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इज वेट। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पा रहे होंगे कि हमारा जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है वो गीला है या सूखा है ना। वो दिखने में सूखा है, लेकिन वास्तव में उसके अंदर 10 वाटर के मॉलिक्यूल 10 molecules of water are trapped inside it। One other salt which possess water of crystallization is gypsum। हमारा एक और साल्ट है यहाँ पर जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाया जाता है CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट बाईहाइड्रेट या डाईहाइड्रेट हम इसको कहते हैं। इसका नाम होता है कॉमन नेम जिप्सम। इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इट हैज़ द केमिकल फॉर्मूला CaSO4.2H2O। लेट अस लुक इनटू द यूज़ ऑफ दिस साल्ट। और इस साल्ट का क्या यूज़ है इसको हम देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस। On heating gypsum at 373 Kelvin, it lose water molecule and become calcium sulfate hemihydrate। जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं 373 केल्विन पर, तो यह वाटर मॉलिक्यूल को लूज करता है ना, अपने अंदर से निकालता है और किस में बदल जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में बदल जाता है। ये आधा है ना, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। वैसे हाफ हो नहीं सकता है, इसको हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? हेमीहाइड्रेट। ठीक है, हेमी का मतलब आधा। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, और हम इसे क्या कहेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। द सबस्टेंस विच डॉक्टर्स यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजिशन। और यह वही सबस्टेंस है जिसको डॉक्टर प्लास्टर चढ़ाने में, फ्रैक्चर्ड बोन, एक्सीडेंट हो जाता है, हड्डियाँ टूट जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो डॉक्टर प्लास्टर चढ़ाते हैं, तो उसमें वे इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का POP का यूज़ करते हैं प्लास्टर चढ़ाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम, है ना। और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम वाटर H2 मॉलिक्यूल्स मिलाते हैं तो ये वापस किस में बदल जाता है? जिप्सम में बदल जाता है। वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। और जिप्सम हमारा कैसा होता है? एक हार्ड और सॉलिड कंपाउंड होता है। जिप्सम कैसा होता है? हार्ड और बहुत सॉलिड होता है। जैसे कि आपने देखा है प्लास्टर चढ़ाने के बाद वो बहुत हार्ड हो जाता है और बोन्स को हिलने नहीं देता है। तो इसकी जो रिएक्शन है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस 1:1/2H2 गिव राइज टू कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2, और ये हमारा बन जाता है जिप्सम, है ना। POP इज कन्वर्टेड इनटू जिप्सम। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी बन जाता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज एडेड विद वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? जिप्सम बनेगा। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? POP का केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम क्या होता है? तो आप इन सबको नोट करते जाएं। यहाँ पर बहुत अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, और आप देख पा रहे होंगे हर लाइन में एक क्वेश्चन यहाँ पर छिपा होता है। किसी भी लाइन से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप हर लाइन को, टेक्स्ट बुक की हर लाइन को बहुत अच्छे से समझें। देन नोट दैट ओनली half a water molecule is shown to be attached as water of crystallization। तो आप यहाँ पर नोट कर पा रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में सिर्फ हाफ H2O
हाफ H2 मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या हाफ हाउ कैन यू गेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल, तो आप वाटर मॉलिक्यूल का आधा मॉलिक्यूल है ना, वाटर का आधा मॉलिक्यूल आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये एक सोचने का विषय है कि क्या वाटर का आधा मॉलिक्यूल भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इट इज़ रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज 2 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, है ना। तो हम वाटर का आधा मॉलिक्यूल कभी प्राप्त नहीं करेंगे, वो जुड़ेगा भी नहीं। लेकिन यहाँ ऐसे लिखने के पीछे रीज़न जो है वो हमारा ये है कि 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स मिलकर वाटर के एक मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2CSO4 और 2 से 2 डिवाइड कट जाएगा और हमारे 1H2 यहाँ पर मिलेगा। तो हम आसानी से इसको समझा सकते हैं कि जो कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल होते हैं वह एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं। तो एक कैल्शियम सल्फेट के साथ तो हमारा हाफ वाटर का मॉलिक्यूल ही उसके साथ आता है, इसलिए फॉर्मूले में हम उसको लिखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ यूज होता है हमारा, टॉयज़ बनाने में, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन का आइटम बनाने में, मूर्तियाँ वगैरह बनाने में ये यूज होता है। देन एंड फॉर मेकिंग सरफेसेज स्मूथ, और ये सरफेस को स्मूथ बनाने में, जैसे हमारे कंस्ट्रक्शन होते हैं बिल्डिंग्स मकान के, तो उसमें हम पीओपी की वहाँ पर पॉलिश करवाते हैं, प्लास्टर करवाते हैं, तो उससे सरफेस कैसी हो जाती है, बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। ट्राई टू फाइंड आउट वाई इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप इसको नेट पर सर्च करके फाइंड कर सकते हैं कि हम पीओपी को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं। तो आप इतना भी जान लें कि इसकी जो खोज हुई थी, सबसे पहले जो यूज हुआ था वो पर्शिया, प्राचीन जो पर्शिया था, पेरिस था, वहाँ पर हुआ था, रोम साम्राज्य में, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। और अधिक जानकारी आप नेट पर सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा ये सेकंड चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इसमें बनते हैं तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। Like and subscribe this channel for more videos and notification. Okay, thank you.